चलिए स्टूडेंट्स, फिर स्वागत है आपका एक बार मेरे इस छोटे मोटे चैनल में। तो एक बार मैंने फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देने की कोशिश की है। और देखिए, ये सारे सब्स्टिट्यूशन जो लिखे हुए हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, ये सेंटेंस लिखे हैं, ये कहिए, तो ये सभी बच्चे हर जगह पढ़ते हैं और मैं जानता हूँ कि सभी लोग पढ़ चुके होंगे इसको। लेकिन इन्हें देने का मेरा एक ही कारण है, और वो ये है कि आप जब इनको सब एक ही जगह पढ़ते हैं, लगभग जो एक जैसे, तो उनमें जो कंफ्यूजन होता है संभवतः वो खत्म हो जाता है या काफी हद तक दूर हो जाता है। अच्छा, एक ही साथ वो सारे जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ए मैन हु इज वुमेनिश इन हैबिट्स, मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो अपनी आदतों में स्त्रियों जैसा होता नहीं, कोई कोई स्त्रियों की तरह चलता है और स्त्रियों की जैसी आवाज होती है, तो उसको कहते हैं एफेमिनेट, यानी उसको कहेंगे एफेमिनेट, ये कहेंगे। ठीक है ना, एफेमिनेट कहेंगे। उसको थोड़ा सा ये रखा रहा ना, तो थोड़ा सूख गया है, कोई बात नहीं। इफेमिनेट जिसकी हिंदी होती है स्त्रैण, मतलब स्त्रियों की तरह चलते हैं, जिसको जनाना भी कहते हैं। ए मैन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, एक वो व्यक्ति जो स्त्रियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। यहां पर ध्यान रखना इस बात को, फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक, FEMINIST, फेमिनिस्ट कहते हैं उसको, फेमिनिस्ट। ठीक, ये हो गया। इसके बाद है ए मैन हु लाइक्स एंड एडमायर्स वुमेन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों को पसंद करता है और स्त्रियों की प्रशंसा करता है। कभी कभी लाइक्स की जगह लव्स भी हो जाता है, तो उसको कहते हैं फिलोजीनिस्ट, फिलोजीनिस्ट ये होता है, फिलोजीनिस्ट। ये एक होता है ए मैन हु हेट्स वुमेन, जो स्त्रियों से घृणा करता है, तो वो हो गया मिसोजीनिस्ट, GYNIST, मिसोजीनिस्ट। एक होता है ए मैन हु हेट्स मैरिज, मतलब वो व्यक्ति जो शादी से मतलब घृणा करता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका मिसोगैमिस्ट, GAMIST। यहां पर ये फर्क है आपका, मतलब वुमेनिश इनहैबिट्स इफेमिनेट, वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, फेमिनिस्ट। फिर है लाइक्स एंड एडमायर्स वुमेन, फिलोजिनिस्ट। और फिर है ए मैन हु हेट्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट, जो घृणा करता है, मिसोजिनिस्ट। और ए वन हु हेट्स मैरिज, मतलब जो स्त्रियों से दूर रहता है, बचता है, मतलब नेवर लाइक्स टू मैरी देम, मतलब उनसे कभी भी विवाह नहीं करना चाहता, तो यहां पर हो जाएगा मिसोगैमिस्ट। और मिसोजिनिस्ट और मिसोगैमिस्ट इसमें अंतर है, इसलिए इसको ध्यान रखें। तो ये सब एक ही जगह पे हो गए। अब इससे थोड़ा सा आपको ये रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज अलग अलग है। कभी इसको कहीं पढ़ लिया और कभी इसको कहीं पढ़ लिया, तो जब कभी सामने आ जाएगा तो आप डाउटफुल हो जाओगे कि शायद वो फेमिनिस्ट था, ये फेमिनेट था, तो दोनों फिर एक आप सिलेक्ट करके चले आओगे, तो वो जो गलत भी हो सकता है, संभावना रहता है। यहाँ पर आपको क्लियर करना है। इसके बाद है वन हु स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही भाषा बोलता है। वन हु स्पीक्स, ये कभी कभी होता है कि लिख देते हैं वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, तो यहां पर हो जाता है मोनोग्लॉटिज्म,
क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से बने हैं। मोनो का मतलब होता है सॉलिटरी और ग्लॉट का मतलब होता है टंग, टंग माने लैंग्वेज भी होती है। तो इस तरह से मोनोग्लोटिज्म जो बना है वो ग्रीक से बना, और मोनोग्लोटिज्म मतलब होता है जो एक ही भाषा बोलता है, मोनोग्लोटिज्म वन लैंग्वेज बोलता है। ठीक, इसके बाद है वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोलता है, तो उसको कहते हैं बाय LINGUIST, बायलिंग्विस्ट, और या फिर बायलिंगुअल कहते हैं। तो यहाँ पर BI, वाई नहीं बनाएंगे, बाय, चूंकि वाई अलग सेंस देता है और एक माध्यम का, साधन का, और यहाँ बाई जो होता है BI, ये दो का संकेत होता है जिसका मतलब टू होता है, जिसे बाई स्केल होता है। इसी तरह से बायलिंग्विस्ट या बायलिंगुअल भी कह देते हैं। इसके बाद यहाँ पर वन हु नोज स्पीक्स, नोज या स्पीक्स, यहाँ भी हो सकता है नोज, यहाँ भी नोज हो सकता है, मतलब हर तरह से पूछ दे तो थोड़ा चेंज होता है। वन हु नोज स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, इसको कहते हैं पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट ये होता है इसका। ठीक है, ये है जो कई भाषाएं जानता है, उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर वन हु, ये सब पढ़े होंगे आप, लेकिन मैंने एक ही जगह की वजह से रख दिया। वन हु बिलीव्स इन गॉड, इसका मतलब होता है थीस्ट। सबको पता होगा ये कि थीस्ट होता है, स्पेलिंग देखिए। और यहाँ पर लिखा वन हु नॉट या डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये होता है एथीस्ट। ठीक है, ये एथीस्ट होगा। इसके बाद लिखा है वन हु, अब देखिए ये दो सभी जानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो कभी कभी चेंज करके पूछता है कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर को ये जानता है कि उसका अस्तित्व है, ये ईश्वर विश्वास करता है, थोड़ा सा अलग अलग पूछ देता है। तो वन हु बिलीव्स इन गॉड थीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एथीस्ट हो गया। अब आपको आगे ध्यान रखना है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। अब यहाँ गॉड्स मैंने इसलिए स्मॉल बनाया है क्योंकि गॉड्स मतलब हो गए जो बहुत सारे देवताओं पर, देवियों पर विश्वास करता है। अच्छा, यहाँ कैपिटल भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे रिलीजन बहुत सारे हैं कंट्री में, और बाहर भी है, वर्ल्ड में पूरे अलग अलग बहुत सारे धर्म हैं, और सभी धर्मों के अलग अलग गॉड हैं। तो ऐसे करके वो गॉड्स प्लूरल में भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो बहुत सारे ईश्वर पर विश्वास करता है उसको पॉलीथीस्ट कहते हैं, पॉलीथीस्ट। ठीक, ऐसे पॉलीथीस्ट कहेंगे उसको, जो बहुत सारे ईश्वरों पर, ईश्वरों कहना वैसे ठीक नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने गॉड्स लिखा है देवताओं के लिए। तो लेकिन जो मैंने समझाया कि रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको हम अलग अलग ले सकते हैं। तो जो बहुत ज्यादा देवताओं पर विश्वास करता है उसको पॉलीथीस्ट भी कह सकते हैं और मल्टीथीस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, तो इसको कहते हैं मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट, यहाँ पर मोनोथीस्ट कहा जाता है। और इसके लिखा वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं, या आप ये कह सकते हो कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, जो ये मानता है कि ईश्वर है ही नहीं, तो वहां पर क्या कर देते हैं, वहां पर हो जाता है आपका एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ये कर सकते हो एग्नोस्टिक, और या फिर आप एंटीथीस्ट भी कर सकते हैं, एंटीथीस्ट। ठीक, ये किया जा सकता है एंटीथीस्ट। तो इस तरह से, तो अभी यहां पर अब दो और बचे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक, अब क्या है कि वन हु टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जो अपनी उपलब्धियों की हमेशा बात करता है, यानी यहाँ पर सेखी मारने से अपनी ही बड़ी बड़ी बातें करता हो, उसको ईगोटिस्ट कहते हैं, ईगोटिस्ट। ठीक, और इसके बाद लिखा है वन हु बिलीव्स इन सेल्फ इंटरेस्ट,
जो अपनी स्वार्थ की भावना पर ही विश्वास करता है, यानी जो स्वार्थी होता है, सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट पर जो चलता है, अपना ही भला देखता है, वो होता है स्वार्थी और ये होता है इगोइस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बात ये नहीं है कि ये सारी चीजें पढ़ी हुई होती हैं, फिर भी अगर हम उनको एक साथ पढ़ते हैं। अब ये देखिए आपको ये जो दिया हुआ ये आपको होमोफोन्स में भी मिलता है, और होमोफोन्स में मिलता है तब यहाँ पर देखिए चाहे आप इनको रात दिन देखो और कई बार देखो, लेकिन इनमें जब भी कभी अचानक हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद एग्जाम होता है और अगर हम इनको थोड़ी बहुत दिन के लिए बीच में मिस कर जाते हैं तो कंफ्यूजन श्योर, ये मानकर चलो आप। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इगोटिस्ट और इगोइस्ट। इसके बाद है देखिए ये तो सब हो गया, और कुछ और भी हैं जिन्हें मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूं ताकि वो एक ही साथ हो जाए। देखो जैसे लिखा होता है कि दैट इज फिट टू ड्रिंक, और जैसे होता है दैट कैन बी कैरीड इन हैंड्स इजिली। ये इसलिए मैंने लिखा कि इनका जो वन वर्ड है काफी मैच करता है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि इसको हम कहते हैं पोर्टेबल, ठीक, और इसको हम कहते हैं पोर्टेबल। कभी कभी होता है कि बच्चा इसको यही समझ लेता है, मतलब ये नहीं लिखता है, वो इसको मतलब यहां पर भी लिख सकता है या इसको यहां लिख सकता है। ये पोर्टेबल है और ये पोर्टेबल है, मतलब दैट इज फिट टू ड्रिंक, जो चीज पीने योग्य है, कोई भी हो पेय पदार्थ उसको पोर्टेबल कहेंगे, और जो चीज आसानी से हम हाथों में लेकर चल सकते हैं उसको पोर्टेबल कहते हैं। जैसे कैरी बैग वगैरह होता है लेके चलते हैं, एयर बैग वगैरह होता है, तो उनको जब हम लेके चलते हैं तो वो उनको हम पोर्टेबल कह सकते हैं। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। एक ये हो गया, ये हो गया वन हु रन्स अवे फ्रॉम ड्यूटी, या फिर स्कूल विदाउट परमिशन। ठीक, ये हो गया। एक होता है वन हु रन्स फ्रॉम द प्लेस वेयर, वन कर सकते हो या ही कर सकते हो। यहाँ वन वर्ड की बात है, क्योंकि जब सिंटैक्स आता है तो जब वन शुरुआत में वन प्रीपोजिशन चलता है तो सन के लिए, फिर आगे तक वन, वंस, वन सेल्फ, ये लगता चला जाता है। मैंने बताया इसलिए कि अगर कोई इस बात को नोटिस करे या मार्क करे तो मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है कि वन या ही मानकर आप चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया कि द मैन हु रन्स अवे, तो फिर वहाँ ही तो श्योर होना ही है। और अगर वन है तो वन को दे सकता है, आगे कर देंगे शुड स्टे। ठीक, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस स्थान से भागता है, ठीक, जहां उसको ठहरना चाहिए विथ समथिंग, मतलब ये होता है कि जैसे कहीं पर किसी को बैठना है और बैठा है
तो वहीं से वो कोई चीज लेकर चुपचाप चला जाता है, ठीक है, उसको वहां रुकना चाहिए। लेकिन वहां से कोई चीज मतलब कुल मिलाकर समझे कि कोई चीज चुरा करके वो चला गया है, तो ऐसे का एक वर्ड होता है, ये नहीं कि थीफ कह देंगे। थीफ का मतलब होता है छिपा के भी चुराना, या फिर किसी के ना होने पर भी चुराना, या पता नहीं किस समय चुरा लिया हमें पता ही नहीं चला, मतलब एक अननोन वो मतलब हो गई स्टिल्थीनेस। तो इसलिए ये चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वो वहां बैठा था, और बैठा था जहां बैठा था वहां उसको बैठना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ कि जब हम आए तो वो चला गया, लेकिन कुछ लेके भी चला गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखिए होता है इसका फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव ये होता है इसका, फ्यूजिटिव कहा जाता है इसको, भगोड़ा इसका भी होता है। और जो अपनी ड्यूटी से भागता है, अपने कर्तव्य से भागता है, या फिर वो बच्चा जो स्कूल से बिना छुट्टी लिए चला जाता है, विदाउट परमिशन चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रूआंट। यहाँ पर लिख देता हूं मैं TRUANT। भगोड़ा ये भी होता है, भगोड़ा ये भी होता है, लेकिन ये जो न्याय से भागता है वो फ्यूजिटिव होता है, जो स्कूल या कर्तव्य से भागता है वो ट्रूआंट होता है, और जो ऐसे भागता है वो एब्सकॉन्डर होता है, एब्सकॉन्डर। लेकिन कभी कभी इसको दे देता है टू रन अवे, यहाँ पे ये नहीं लिखेगा, वो यहाँ पे लिख देगा टू, ये नहीं लिखेगा, टू रन अवे फ्रॉम द प्लेस। तो जब टू रन अवे दे दिया तो यहाँ पर ये बन जाएगा नाउन, और नाउन चूंकि ये वर्बल नाउन होता है, तो यहाँ नाउन एक सिचुएशन या कंडीशन का काम करेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा, एक वर्ब का काम करेगा। तो वहां आपको वो स्थिति बतानी है कि मतलब उस स्थान से जब कोई भागता है जहां उसे रुकना चाहिए, तो कोई चीज लेकर के भागने को क्या कहते हैं, तो फिर एब्सकॉन्ड कहेंगे उसको, फिर ER नहीं लगाएंगे, एब्सकॉन्ड, क्योंकि वर्ब का वर्ब ही देंगे कि चुपचाप चला जाना वहां से, तो एब्सकॉन्ड कहेंगे। तो यहां पर ये हो गया। इसके बाद जैसे है जैसे लिखेंगे वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब एक व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। थोड़ा स्पेलिंग बड़ी, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, मतलब जो नींद में चलता है उसको सोमनैम्बुलिस्ट। और कभी कभी ये हो जाता है, जैसे ऐसे बदल देते हैं, द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, मतलब देखो अंतर कर देता है, जैसे उसने दिया ये ठीक, और ऑप्शन इसका भी दे दिया, सोमनैम्बुलिज्म का भी दे दिया, इसका भी दे दिया, सोमनैम्बुलिज्म इसका भी दे दिया, और एक का शब्द दे दिया। तो अब वहां पर ये चीज हो जाएगी कि आपको दिया ये है और ये दोनों दे रखे और दो और दे रखे, तो फिर यहाँ सिचुएशन आपकी बनेगी कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो, अगर ध्यान दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर सोमनैम्बुलिस्ट वो व्यक्ति के लिए है, और यहाँ हैबिट यानी सिचुएशन के लिए, तो ये सोमनैम्बुलिज्म हो जाएगा और ये सोमनैम्बुलिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस चीज को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ हमको करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं और रूल्स, क्योंकि क्या था, भाई देखो जब कोई चीज बताई जाती है, जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर उस दिन मैंने कंडीशनल कुछ बताया था थोड़ा बहुत, तो बच्चे ने कहा सर इनको थोड़ा सा कमेंट करके बताया था उसने कि सर इनको थोड़ा सा डिटेल्स में ले लीजिएगा। तो जब कोई मुझसे कह रहा था डिटेल्स में सर बताइएगा, तो फिर ये होता है जैसे कोई चीज़ पूछता है तो मेरी आदत है कि ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बताऊँ कि
जब भी मौका मिले। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ पूछा है, लेकिन सभी ये भी जानते हैं कि एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर मैं किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने पैसिव पूछा, किसी ने डायरेक्ट में पूछा, तो फिर पूरा सिलेबस बिखर जाएगा और वो फिर कोई भी सिस्टम से नहीं पढ़ पाएगा। तो अभी तो मैं आज बता देता हूँ, लेकिन फिर मुझे चूंकि डायरेक्ट में मैं चल रहा तो वहीं पर मैं चलूंगा और बीच बीच में भले थोड़ा कुछ हो जाता। देखिए कंडीशनल सेंटेंस की बात है, तो मैंने उस दिन 3 स्ट्रक्चर आपको बताए थे। अगर डिटेल की बात करें तो फिर बहुत चीजें होती हैं, जैसे इफ आपका कंडीशन बताता है, ठीक है ना। इसके बाद अनलेस, अनलेस आपका कंडीशन बताता है। ये तो 2 कंडीशन बताते हैं जो कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। इसके बाद जैसे आप देखेंगे कंडीशन के रूप में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे वर है, शुड है और हैड है, ये भी कंडीशन बताते हैं। और लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये कंजंक्शन है। इसके बाद पार्टिसिपल भी कुछ कंडीशन का सेंस देते हैं, कंडीशन सेंटेंस में कंडीशन पैदा करते हैं। जैसे पार्टिसिपल की बात यहाँ पर चल रही है, जैसे सपोजिंग और जैसे प्रोवाइडेड। जैसे ये सपोजिंग और ये प्रोवाइडेड, ये भी कंडीशन बताते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए ये दोनों पार्टिसिपल है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट आईएनजी लगा हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन है दोनों पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आपकी सपोजिंग है, ठीक है। जब सपोजिंग हम कंडीशन में लेते हैं या प्रोवाइडेड हम लेते हैं, तो प्रोवाइडेड का मतलब वहां देना नहीं होता है। सपोजिंग का मतलब मान लो हो सकता है, लेकिन वहां पर सबसे पहले यदि का ही सेंस लिया जाता है। अच्छा, वो करता क्या है कि आपको कह देता है कि सपोज, सपोज भी आता है और सपोजिंग भी आता है। सपोज इफ यू फेल इन इंग्लिश, कॉमा लगा देगा, व्हाट विल यू डू, ऐसे करके कर कह देता है। सपोज इफ यू फेल इन इंग्लिश, अब कहता है एरर ढूंढो, एक पोर्शन ये बना देता है, एक ये बना देता है और एक ये बना देता और एक ये बना देता है, ठीक। ए बी और ये सी कर देता है। ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, ये सी पोर्शन है और ये डी पोर्शन है। मतलब एरर कहां है आप ढूंढिए। तो अब कोई ये कर देगा कि फेल कर दे, ठीक। अब ये है कि इंग्लिश की जगह वो सोशियोलॉजी तो या मैथमेटिक्स तो नहीं करेगा, यहां पर उसको सपोर्ट मिल जाएगा कि ये नहीं करेगा। हाँ ये है कि व्हाट विल यू डू, यहां पर वो व्हाट वुड यू डू कर सकता है, कैन यू डू कर सकता है। अगर वो ये पॉइंट नहीं समझेगा तो यहां समझने की बात है, क्योंकि सपोज और इफ जब दोनों लगते हैं तो दोनों लगते ही नहीं, पहले बात तो मैंने गलत कहा, दोनों लगते हैं, एक ही लगता है। अब ये तो ये हटा देंगे, ये तो एरर में ये तो हटाना तो होता नहीं है, सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो आप इसको हटा दीजिए, सपोज यू फेल, ठीक। या फिर इसको मतलब कुल मिलाकर हटाना क्या है, वो तो ए सेलेक्ट कर देना, काम करना। पर पता होगा तो, क्योंकि ये दोनों नहीं लगते एक साथ, कभी कभी सपोजिंग ही दे देता है, ये दोनों नहीं लगते, एक ही लगता है, क्योंकि ये कंडीशन काम करता है। इसके बाद देखिए फ्रेज, फ्रेज क्या है, इन केस, इन केस ये फ्रेज होता है, ये भी कंडीशन का काम करता है। तो इस तरह से ये कंडीशन काम करते हैं। अब देखिए इनका यूज आपको पता होना चाहिए। कंडीशन के लिए और भी बहुत कुछ है। कंडीशन के लिए ऐसा भी होता है जैसे इंपरेटिव मूड आता है, और इंपरेटिव मूड में क्या होता है कि वहां पर वर्ब ले ली जाती है। जैसे कह दिया जाए कि परमिट मी आई शैल गो देयर, तो परमिट वहां कंडीशन बता रहा पक्का, क्योंकि वो कह रहा है कि परमिट मी आई शैल गो देयर, मुझे अनुमति दो मैं चला जाऊं। सेंस क्या है, ये तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं वहां चला जाऊं, सीधी सी बात है। तो इस तरह से यहां पर ये परमिट जो होता है इंपरेटिव मूड में, कोई भी वर्ब हो, ठीक, नेग्लेक्ट योर स्टडी यू विल फेल, अपनी स्टडी को आप नेग्लेक्ट करो फेल हो जाओगे। सेंस क्या है, इफ यू नेग्लेक्ट योर स्टडी यू विल फेल। तो नेग्लेक्ट वो जो वर्ब लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म,
वो इंपरेटिव मूड का काम करता है, तो वो भी कंडीशन का काम करता है। यहाँ कंडीशनल वाली बातें हो रही है, ये बात समझ लीजिए। अब देखिए इफ और अनलेस को सबने पढ़ा, ठीक, इनको भी पढ़ा होगा, ठीक है। और इनको मैंने अभी बताया इन केस, जैसे इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स, इन केस का मतलब की दशा में, इट रेन्स माने वर्षा होती है, यानी वर्षा होने की दशा में आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तभी हम इसको बनाते हैं कि इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इन केस भी आपको कंडीशनल सेंस देता है, जो कि एक फ्रेज है। अब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, और जितना ज्यादा पूछा जाता है उतना ही ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक, इसके बारे में ये होता है आपका बट फॉर, और जिसका सेंस होता है विदाउट, इसका ये सेंस मतलब ये बट फॉर इक्वल विदाउट, लेकिन इसका यूज इतना साधारण नहीं है जितना विदाउट का, और इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये निगेटिव सेंस रखता है। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे बट फॉर योर हेल्प, स्केच थोड़ा सा डिम हो गया है, मैं इसमें कलिंग डाल दूंगा, बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा आपको। अभी थोड़ा सा आप थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करिएगा। बट फॉर योर हेल्प, अब यहां पे लिख देंगे आई वुड हैव, ठीक, हेल्प, ये हो गया। अब यहां कुछ भी हो सकता है, आगे सेंटेंस जोड़ देगा, लेकिन अब यहां देखिए ये लिखा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है बट फॉर योर हेल्प, और ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये ध्यान रखिएगा। वो इसको दे देता है और कह देता है कॉम्प्लेक्स बनाओ, और जब कहेगा कॉम्प्लेक्स बनाओ तो आप इसको लेंगे इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, ऐसे जाना जरा, थोड़ा टेढ़ा लिखा, इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी मदद नहीं की होती, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता। ये सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स, ये कंडीशन और ये भी कंडीशन। कंडीशन प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी है, ये ना कि ये कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन। इफ तो कंडीशन होती है, ये भी है, लेकिन सिंपल में है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ठीक। बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव, तुम्हारे मदद के बिना मैं फेल हो जाता। कहता कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो हो गया कि यदि तुम मेरी मदद नहीं करते या तुमने मेरी मदद नहीं की होती, मैं फेल हो जाता। ये रहा प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। बट फॉर जो विदाउट सेंस देता है, और इसमें नेगेटिव सेंस तो होता है, लेकिन आपका सेंटेंस ऐसे बनता है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं जो कंपटीशन बेस्ड हैं, वो सिर्फ शुरुआत का स्टार्टिंग का वीडियो देखते हैं, सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या होमोफोन्स तक देखते हैं, और जैसे मैं रूल से स्टार्ट कर देता हूं वो फिर नहीं देखते हैं, ठीक। अच्छा, जो एकेडमिक वाले हो गए वो आगे का नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि लास्ट में सर ने रूल्स पढ़ाए तो वो हम समझ लेते हैं, जो 12th या फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक। अब दोनों को पूरा क्यों देखना चाहिए, मतलब कंपटीशन वालों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उनको बाद में जो रूल्स हैं वन वर्ड्स तो देखना चाहिए, ये इसलिए देखना चाहिए क्योंकि बेस यहीं से बनता है, मतलब कंपटीशन का। अभी इसी में आपको कोई कमी दे दी जाए सेंटेंस में और एरर ढूंढने के लिए बताया जाए तो बताइए स्पॉटिंग एरर लिस्ट बनेगा, फिर आप कैसे ढूंढ पाएंगे अगर बट फॉर का यूज और ये कंडीशन नहीं समझेंगे तो कैसे ढूंढ पाएंगे। दूसरी बात, जो एकेडमिक हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे, उनको ये तो देखना ही चाहिए, और वो का पार्ट जो है वो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आगे उनको वही तो फेस करना है, इसलिए दोनों को पूरा पूरा सब जो पढ़ाया जाता है वो देखना चाहिए। लेकिन देखते नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं बस, पूरा देखिए पूरा पढ़िए, नहीं तो जो पढ़ाया हुआ है वो सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बस रह गया, क्योंकि इफ और ये वाले सेंटेंस तो आपने पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे, ठीक। अब जैसे ये यहाँ पे ये हम इफ वाला बनाया करते हैं, इफ आई वर ए टीचर, यदि मैं एक शिक्षक होता,
अगर ऐसे लिया जाता है यहाँ पर, ठीक। और फिर आगे आई वुड, ठीक, टीच, आई वुड टीच द पुअर स्टूडेंट्स विदाउट एनी चार्ज। मान लेते हैं, देखिए यहां इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक। यदि मैं एक शिक्षक होता, मैं सभी विद्यार्थियों को, गरीब विद्यार्थियों को बिना किसी चार्ज या शुल्क के पढ़ाता। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि इसका वर और ये वुड, इसका कॉम्बिनेशन याद रखिए। मैंने कहा था कि जब भी कोई रूल होता तो उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, ये आज भी खत्म नहीं हो पाएगा, ये मानकर चलिए, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ समझाना है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्टकट में दे दूं कि जब ये वर हो तो यहाँ वुड का जरूर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। वुड प्लस वर्ब प्लस टू। आप कंडीशन ये कैसे बताएंगे, जब इसको आप हटा करके और इसको जब आप आगे ले आओगे, इसको हटाना पड़ेगा, वर इफ करोगे गलत हो जाएगा, और आपको वर इफ करता है देता है तो आप समझ जाइए कि आपको जब ये आगे जब वर आई टीचर, तब भी इसका वही अर्थ रहेगा जो अभी आप देखिए, इफ आई वर टीचर तो वर आई टीचर। इसी तरह से ये शुड होता है और यहाँ पर हैड होता है, जैसे कभी कभी ये हो जाए शुड इट रेन्स, ठीक। तो यहाँ पर वही अर्थ है जो इफ का होता है, इफ इट रेन्स तो शुड इट रेन्स, ये कंडीशन बता रहा है आपका, ठीक। और जैसे होता है कि इफ he had been a doctor, या कि यदि कोई डॉक्टर रहा होता है, डॉक्टर होता, तो यहां पर कॉमा लगाकर आ जाएगा he would have helped या treated, he would have treated the patients well। यहां सेंटेंस समझ लेना कि if he had been a doctor, कि यदि वो एक डॉक्टर रहा होता, ये सब पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसकी मैंने एक बार चर्चा की थी, अनरियल पास्ट, इम्प्रोबेबल 3 में है नहीं, अनरियल पास्ट है, मतलब एक अनरियल कंडीशन है, ये मतलब वास्तविक नहीं है। यदि वो रहा होता, था ही नहीं, बस एक कल्पना की जा रही, पास्ट इमेजिनेशन है कि यदि वो एक डॉक्टर रहा होता तो उसने रोगियों का अच्छे से ट्रीट किया होता। आप देखिए ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर ये देखा आपने, वर्ब अगर आता है, वाज आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन अभी मैं इनकी चर्चा एक दिन और करूंगा, अभी पूरा हो ही नहीं पाता है, बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, फिर भी ये है कि काफी हद तक चीजें आ रही है, नॉर्मली जो चीज रह जाएगी फिर किसी दिन लूंगा। अब यहाँ पर जैसे स्टूडेंट ये इफ आपका इफ का सेंस देगा, आगे लगाएंगे इसको, इसके बाद ये इफ, अब ये इसको कंडीशन बनाना, तो इसको उठा करके आप ऐसे आगे लाओ, तो ये हो जाएगा हैड ही बीन, ये इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, ये कंडीशनल है, और जब ये दोनों लिखे होंगे तो इसका अर्थ इफ ही होगा। हैड ही बीन ए डॉक्टर, यदि वो एक डॉक्टर रहा हो, क्योंकि हमने इफ हटा दिया और ये आ गया ये कंडीशन, इसलिए ये तीनों हेल्पिंग वर्ब इस तरह से कंडीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो यहां जो है ये चीज हो गई। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, और कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसलिए यहाँ पर अभी इनकी डिटेल्स लेने, अभी तो ये वाले सेंटेंस बताना, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे दोनों चीजें देखनी होती है। तो ये सारी चीजें समझिए और सारे बच्चे मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और बस ये है कि सब कुछ एक साथ मैं नहीं दे पाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। और ज्यादातर जैसे ये जरूरी चीजें आप पढ़ लोगे, तो जिस समय कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर जब शुरू होगी ना, तो इन्हीं में तो होंगे, तो इजीली आप वो चीज समझ पाओगे, वरना उस समय मुझको फ्री रूल समझाने पड़ेंगे।
तो पहले रूल्स बहुत जरूरी है। तब जब तक किसी चीज का बेस नहीं होता तो आगे की प्रोसेस जो है मतलब वो बेकार होती है या तो फिर उतनी मजबूत नहीं होती है। ठीक है, तो सभी लोग पढ़िए। और एक मतलब ये है कि सभी लोग जब भी वीडियो पहुंचे आपके पास तो उसको जब भी टाइम मिले, ये नहीं कि पहुंचे तो तुरंत देखना है, ये कि जब भी आपको मिले तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि जब पूरा देखोगे तभी कोई आपको डिफेक्ट या कुछ भी समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन लगेगा, जहां पर कोई आपके माइंड में कोई बात आएगी कि हमें ये पूछनी है। तो अब चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो उसी के संबंध में यहाँ पर जो चीज समस्या हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।